अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। पाकिस्तानी सियासत गिरगिट की तरह रंग बदल रही है और इसके पीछे सियासी जमातें नहीं हैं और एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से मामलात को लेके जा रही है, आप लोगों के सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन एस्टेब्लिश जो सियासी जमातें हैं जो अपना एक घनौना किरदार अदा कर रही हैं, वो भी तारीख के औराक में लिखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का वाक़े, यानी पाकिस्तानी सियासत अगर पाकिस्तान बनने से बाद के मामलात ले लें, हज़रत कायद आज़म का दौर, फिर आप आ जाए लियाकत अली ख़ान का दौर, जनरल याया, जनरल अयूब, फिर ज़ियाउल हक़ से ट्रैवल करता हुआ जुनेजो, मोहतरमा बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर, नवाज़ शरीफ और आखिर में इमरान खान तक। तो इस तारीख के चौराहों में मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सियासत में जो एक पॉजिटिव किरदार लेकर आए, तो हज़रत कायद आज़म के बाद हर एक को पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखिए, डिक्टेटर का अपना एक रोल रहा, अयूब ने क्या किया या जनरल ज़ियाउल हक़ ने क्या रोल प्ले किया। बात हो रही है सियासतदानों के हवाले से। सियासतदान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कुछ सियासत के रमूज़ व अकाफ में कोई एक साफ़ सुथरी सियासत करने की कोशिश की, तो वो मोहतरमा बेनज़ीर। नवाज़ शरीफ ने इस सियासत में इतना घनौना रोल प्ले किया है और जिस तरह डिक्टेटर के साथ मिलके या अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हर दौर में खेल खेला। इमरान खान के दौर में भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी पींगे पुरानी थी। मुझे तो कुछ चीज़ों का पता है, 2019 में मुझे याद है लंदन मेरा उस दिनों भी आना हुआ था। तो ये सारा और जो वो इमरान खान जनरल रिटायर का जावेद बादशाह साहब के बारे में जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत हद तक ठीक बातें हैं कि वो सियासत में दोनों तरफ को चल रहे थे। ये हकीकत है, अब तो कोई डाउट रहा नहीं कि अब तो इतनी एविडेंसेस आ चुकी हैं। मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लोग जो है ना वो इतनी एविडेंस कह चुके हैं। सबसे आज की अहम बात जो है, इमरान खान साहब ने जो परवेज़ खटक के झूठे दावे हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है इन जैसे लोगों के लिए, कब्र में टांगे हैं, वक्त उन्होंने गुजारा है, लेकिन चंद अपनी सियासत की खातर असूलों को भी दाव पे लगा दिए। और इमरान खान साहब, मैं तो गवाह हूँ इस बात का, इमरान खान साहब इलेक्शन दिए कब, कौन से, ये दोनों बातें हकायक से बरक्स है। मैं पहले बता दूं, सबसे पहली बात जो है, ये जो कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन, कौन सा इलेक्शन दिया था, इलेक्शन के लिए तो कितनी जंग लड़नी पड़ी है पंजाब के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह रहते हुए सुप्रीम कोर्ट का फाइनली 14 मई का फैसला आ गया हुआ था, 14 मई का। और फिर यहाँ बैठे एक बात कर रहे हैं और कई हमारे वकला भी कह देते हैं कि जनाब KPK के लिए हवाले से भी अपना हमारी KPK के हवाले से भी हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला देना था, इलेक्शन 90 दिन कराने का कहा गया। गवर्नर KPK जो है उनके वकील ने मुकालमा वापस ले लिया था, उनको छोड़ना सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ। इलेक्शन की डेट तो देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने तो डेट 8 अक्टूबर दी है। कौन ये कहता है कि जनाब बैठकर और कमर जमान कारा जैसे ऐसे लोग जो है ना, जो हालात और वाक़, और मैं चैलेंज करता हूँ बार बार, मैंने इस बात से बोला कि हकायक तो पढ़ लें सही तरह से, हकायक समझने तो ये असल हकायक है क्या, उन हकायक को अगर सामने रख कर देखें तो इमरान खान ने तो एक बड़ी साफ सुथरी सियासत की है, रसूलों की सियासत की है। 14 मई के इलेक्शन दिए थे, इलेक्शन करवा लिए, वफाकी हुकूमत का किरदार क्या रहा, इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार अदा किया है, आज भी देख लें आप, आज कैसे देख रहे हैं। चले 8 अगस्त की डेट दे दी उन्होंने, फाइनल कर दी है। आपको पता चल गया कि नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यानी 12 अगस्त की रात को ये ख़त्म होनी थी असेंबलियाँ और आगे बात चलनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसला कर लिया कि 8 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील करेंगे। क्यों, ये भी तो शरारत नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है कि निगरान सेटअप को कैसे लेकर चलना, और निगरान सेटअप अपने लेकर कुछ सख्त रवैया जैसे पंजाब के अंदर और KPK के अंदर निगरान हुकूमतें कर रही हैं वफाकी हुकूमत के एजेंडे के नीचे। अब चूँकि जब निगरान सेटअप यहाँ पर आएंगे तो क्या कर सकेंगे, क्या रोल होंगे, अदालतें बहुत अहम है, इस हवाले से मैं बताता चलूँ। और हमें अदालतों में मैक्सिमम जाना है। मिसाल के तौर पर मैं आज बड़ा क्लियर हूँ और मैं इसमें काफ़ी काम कर रहा हूँ मैं, कि अगर इन्होंने 8 अगस्त पहले असेंबलियाँ तहलील की जैसे ये भी बात कर रहे हैं, तो मैं बाकायदा इनको नोटिस दे रहा हूँ, नोटिस में तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि आप जनाब इलेक्शन असेंबलियाँ टाइम पे है, पहले तहलील किस बुनियाद पर कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास। ये नवाज शरीफ को बाकायदा, शहबाज शरीफ को नोटिस मैं दे रहा हूँ, किस बुनियाद पर असेंबली तहलील करेंगे आप बदनीति पर अमली आपके नजर आ रहा है, ये खबरें बता रही हैं
ये सारी खबरें बता रही हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती है इस तरह का जो मजाक बनाया हुआ है और बैठकर। और 8 अगस्त को कराने का मकसद यही है कि 90 दिन की बजाय 60 दिन की बजाय इलेक्शन 90 दिन में कराया जा सके। ये पूरी इंटेंशन और मोटिव, बैड इल मोटिव सारा सामने बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। इसको चैलेंज करने का मैंने आपके सामने पहले बता दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर थोड़ी सी हाई कोर्ट की हेयरिंग के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट आपको ले चलूँगा। जो फौजी अदालतों के बारे में बड़ी जूद हसल गुफ्तगू, यानी आपके बड़ी आर्गूमेंट्स हुए हैं उसके हवाले से। इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ लाए थे, फास्ती ज़मानत के मुचलके जमा करा दिए उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के पास। और हाँ, ECL में नाम निकालने की दरख्वास्त जो है ना वो अदम पैरवी खारिज हो गई, जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में थी। अब ECL का नाम भी जिसका दिल चाहे, जो मर्जी दिल चाहे, इन्होंने अपने लिए तो ECL के कवानीन तब्दील करके रख लिए। फराश शहजादी की बच्चों की एज क्या है, कोई ताल्लुक नहीं है, उनका नाम उन्होंने डाले हुए हैं अपना पहले PNAL लिस्ट में या पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हुई हैं और लाहौर हाई कोर्ट में कई जजेस जो हैं, जस्टिस अली बाकर नईम साहब के बारे में तो बहुत से एतराज़ात सामने आ गए हैं खुल के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो बहरहाल खुल के भाई जैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से है। तो जस्टिस देखिए नकवी साहब के बारे में मैं जहाँ ताल्लुक़ और प्यार अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग और जितने भी निगरान सेटअप के हवाले से फैसले हुए हैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो बायस का कहा जा सकता है कि नुकता किस हद तक बायस जायज़ होता है ये आप समझ सकते हैं। और तोड़ फोड़ का जो मामला था, एजाज चौधरी साहब शादमान के कॉन्टेक्स्ट में और जो है ना रिमांड के बाद पेश किया और ये बात जो इस मामले को जो है वो आगे ले गए हैं। खदीजा शाह की ज़मानतें 19 जुलाई से 20 जुलाई के लिए मुकर्रर थी, तो जस्टिस अली बाकर नजफी 19 से 21 जुलाई तक रुख्सत पे हैं, तो इसलिए इस केस पर समाअत हो नहीं सकती। और ये जितने भी केस सारे ना 9 मई से रिलेटेड जितने वाक़े हैं ये सारे जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के DB में या सिंगल जज उनके पास ये केसेस सारे। साइफर वाले केस पर आपको याद है एडजर्नमेंट की दरख्वास्त की थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो हुक्म इम्तराई है वो वापस ले लिया डिवीज़न, और जस्टिस अली बाकर नजफी हेड कर रहे हैं उस बेंच को। फौजी अदालतों के बारे में केस की समाअत थी तो मैं उसमें आपके सामने रख देता हूँ। और बड़ी डिटेल में जो सारी हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के अंदर जो बातें सारी सामने आई हैं वो आपको 9 मई से मुताल्लिक जो है ना खुसूसी फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दिया। जो जजेस एतराज़ उठा दिया ना आपने जजेस के ऊपर, जो जजेस को उठा दिया, कुछ जजेस खुद अलहदा हो गए, तो फिर क्या फुल कोर्ट में कैसे फुल बेंच में फुल जो कोर्ट करने की बात करें वो कैसे बैठ सकते हैं। 3 जजेस से माजरत कर चुके हैं, अदालतें छुट्टियाँ चल रही हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं, मुझे फौरी फुल कोर्ट तशकील नहीं दे सकते। और सदर जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी ने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ट्रायल के लिए आनी तरमीम दरकार होगी। जस्टिस काजी फाइसा ने करार दिया कि फौजी अदालतें सिविलियन के ट्रायल की अदालतें नहीं हैं। जस्टिस शाहिद फरीदा का सिविलियन के फौजी ट्रायल के लिए आनी तरमीम होना ज़रूरी है, या मुलजमान का दिफा या फौज के खिलाफ ताल्लुक जोड़ना। आबिद ज़ुबैरी साहब ने यह भी कहा शहरियों का आर्टिकल 75 के मुताबिक ट्रायल नहीं हो सकता, या ये अदालतों की बात करते हैं, सिंपल सी बात है। और आम शहरी मुल्क की दिफा के लिए काम करे तो फिर क्या होगा। वकील बोले फिर भी आनी तरमीम लाजमी है, ट्रायल पहले सिविल अदालतों में होना चाहिए। जिसने मार्क्स दिया कि लियाकत हुसैन केस के मुताबिक फ़ौज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती है लेकिन ट्रायल नहीं। जैसे याया फरीद ने सवाल किया मिलिट्री लॉ में चार्ज का लफ्ज़ कहाँ दिया गया, चार्ज का लफ्ज़ मिलिट्री रजीम में कुछ और है। अटॉर्नी जनरल मंसूर ने दलाल में फुल कोर्ट की इस्तदा करते हुए दलाइल दी। जैसे आयशा ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समात पर आपने एक मेंबर पर एतराज़ किया था, फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर रहे हैं। उन्होंने ने कहा कि दस्तियाब मेंबर मुश्तमिल बनाने की इस्तदा है। जिसने रिमार्क्स दिया कि हुकूमत ने बेंच पर एतराज़ किया तो मुझे हैरानगी हुई। इस अदालत के हर जज को मैं बेहद एहतराम देता हूँ, तो मैं जजेस की राय को देखता हूँ। ये केस तातीलात के दौरान मुकर्रर हुआ है, तातीलात के दौरान जज दस्तियाब नहीं होते, और इरफान काद सब बार बार उठ के आ रहे थे लेकिन उन्हें बैठने का कहा गया। ये ज़रूरी है और ये जो है ना अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते तो समझने की भी ज़रूरत है, और आम आदमी के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अटॉर्नी जनरल ने जो बातें की हैं कुछ वो ज़रा आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जैसे याया फरीदी ने फुल कोर्ट कानून पढ़ने का बताया, दीगर बेंच के एतराज़ का जिक्र किया है। आप 26 जून का हुक्म भी पढ़ लें जब कहा गया। जस्टिस आयशा मलिक फाकी ने खुद में बेंच के मेंबर पर एतराज़ किया कि आप हुकूमत और ये केस सुन चुका है बेंच, और जस्टिस मुनीम अख्तर ने कहा और गुजारिश जारी रखे। काफ़ी हद तक मौजूदा बेंच ये केस सुन चुका है। आप ये कह रहे हैं कि 17 जजेस से इस केस के लिए दस्तयाब हो, जो कि मुमकिन ना है, और कल तक ये समाअत जो है ना वो मुलतवी हो गई है। बाहर आके जो है ना इरफान का अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह के फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और उन्होंने कहा जी मैं जिससे बात की जो मैं बात करना चाहता हूँ, बड़ा जज अगर तहफ़्फ़ुज़ है तो आगे ना लेकर
चलें, मीडिया को कदर की निगाह से देखता हूँ। अब जो बातें इन्होंने इधर उधर की बातें जो की हैं वो आम आदमी के लिए हालात के सामने मौजूद हैं, लेकिन याद रखिएगा चीज़ें आगे जानी है, पीछे तो जा नहीं सकती हैं। यानी कि ऐसी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।